हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आज फिर हम आपके साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। और आज हम 11th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, दे वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट करके लेके आया हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। 11th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। Political expression of gender division has helped to improve women's role in public life. Support this statement with example of local self-government in India. So students, as we know that किसी भी इशू का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होना, पॉलिटिकली एक्सप्रेस्ड होना, उसके दो अलग अलग इंपैक्ट आ सकते हैं। पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। हमारे कोर्स में जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट एक चैप्टर है सिविक्स में, और हम देखते हैं कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट, इन तीनों का पॉलिटिकल कनेक्शन और इनके इम्पैक्ट्स अलग अलग हैं। अगर हम जेंडर को देखें तो जेंडर का पॉलिटिकली कनेक्ट होना और पॉलिटिक्स में इसका एक्सप्रेस होना, इससे जेंडर में जो डिसएडवांटेज फेस करने वाले ग्रुप थे उनको बहुत फायदा हुआ, स्पेशली वुमेन। वुमेन को पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे राजनीति में उन्होंने अपनी बातों को रखना स्टार्ट किया, पॉलिटिकली उन्होंने अपनी चीजें एक्सप्रेस करना स्टार्ट की, तो जेंडर एम्पावरमेंट क्रिएट हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट क्रिएट हुआ, और उनको जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ रहे थे वो धीरे धीरे कम हुए। तो आंसर हम इसी तरह से लिखेंगे कि कैसे हम पॉलिटिकली जेंडर को एक्सप्रेस करते हैं और उसके इम्पैक्ट क्या क्या आ सकते हैं। द रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ सीट्स इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज फॉर वुमेन हैज बीन गेम चेंजर। आज हम देखते हैं बहुत सारी विलेज पंचायत में सरपंच या विलेज हेडमैन के रूप में वुमेन काम कर रही हैं, और ये सिर्फ इसलिए हो पाया है कि आज जेंडर जैसे इशू को पॉलिटिक्स से जोड़ा गया। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1992 के थ्रू जब विलेज पंचायत को फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया, तो उसमें यह भी प्रोविजन किया गया कि 1/3 सीट, इट मींस 33% सीट्स विलेज पंचायत की हमेशा के लिए वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर पॉइंट था। इट हैज बॉट ओवर 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इनटू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आज ये महिलाएं जो कभी घर में सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए डोमेस्टिक वर्कर्स के रूप में देखी जाती थी, आज वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। 10 लाख से ज्यादा महिलाएं आज विलेज पंचायत में काम कर रही हैं एज अ सरपंच या विलेज वार्ड मेंबर, है ना। Shifted the focus of local governance towards issues like water, health and education which were previously overlooked. पहले जिन मुद्दों को, महिलाओं से जुड़े हुए जिन मुद्दों को लोग फॉर ग्रांटेड समझते थे, ओवरलुक्ड करते थे, आज पॉलिटिक्स में जेंडर इशू को ऐड करने की वजह से लोकल गवर्नमेंट आज वाटर, हेल्थ, एजुकेशन और बहुत सारे मुद्दों पर ध्यान दे रही है, जो जेंडर एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग डेटा ट्रेंड। अब डेटा क्या है? इन इंडिया 85% पुअर हाउसहोल्ड्स डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, while 90% ऑफ रिच हाउसहोल्ड डिपेंड ऑन फॉर्मल सोर्सेस। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी तक अच्छी तरह रिवीजन नहीं किया है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्रेडिट लेने के लिए, क्रेडिट मीन्स होता है लोन, यहाँ क्रेडिट का सेंस है लोन लेना। लोन लेने के लिए आपके पास दो अलग अलग सोर्सेज होते हैं, एक है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, दूसरी तरफ है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल औपचारिक होता है, जिसमें रूल्स रेगुलेशंस फिक्स होते हैं, टेन्योर फिक्स होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है और सिक्योरिटी ज्यादा होती है। इनफॉर्मल सोर्सेज में आप लोन अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से या किसी मार्केट के मनी लेंडर से ले लेते हैं। यहां पर चीजें फिक्स नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती हैं। पूछा गया है 85% ऑफ पुअर हाउस होल्ड डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। आज इंडिया में गरीबों में लगभग 85% ऐसे गरीब घर हैं जो लगभग इनफॉर्मल या अनौपचारिक सोर्स ऑफ क्रेडिट पर डिपेंड हैं, while 90% of rich households depend on formal source. What does this tell you about the barriers of economic equality? अब हम देखें तो ये डेटा दिखाता है कि जो रिच लोग हैं उनको फॉर्मल क्रेडिट आसानी से मिल जाती है, इट मींस बैंक के थ्रू लोन आसानी से मिल जाता है,
जबकि गरीबों को बैंक से लोन लेने में मुश्किल होती है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि बैंक डॉक्यूमेंटेशन पर चलता है। बैंक में भावनाओं के साथ कोई काम नहीं होता, वहां आपके पास अच्छे पेपर वर्क होने चाहिए, साथ साथ आपके पास कोई कोलैटरल होना चाहिए जिसको आप बैंक को दे सकें और बदले में बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर सके। इन चीजों में पुअर पीपल थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि दिस इंडिकेट्स अ कोलैटरल बैरियल। कोलैटरल वो चीज होती है जो हम पैसा लेने के बदले, उधार लेने के बदले गिरवी रख रहे होते हैं, उसे कहते हैं कोलैटरल। अब वो आपकी जमीन के कागज हो सकते हैं, कोई ऑर्नामेंट जैसे गोल्ड की ज्वेलरी हो सकती है। सो फॉर्मल बैंक रिक्वायर्स डॉक्यूमेंटेशन एंड एसेट्स लाइक लैंड पेपर, ज्वेलरी एंड एनीथिंग विच यू वांट टू गिव टू द बैंक, विच द पुअर लैक। पुअर्स के पास ये डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, बहुत कम होते हैं, और कोलैटरल तो लगभग होता ही नहीं है। कोलैटरल होता तो पुअर क्यों होते। कॉन्सिक्वेंटली द पुअर आर फोर्स्ड इनटू हाई इंटरेस्ट फॉर्मल लोन्स, और इसीलिए इन पुअर्स को हाई इंटरेस्ट इनफॉर्मल लोन लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है मनी लेंडर से, लीडिंग टू साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जिससे ये गरीबी के एक चक्र में फंस जाते हैं। लोन लेना, ना चुका पाना, फिर लेना, ना चुका पाना, और ये कर्ज में, डेब्ट ट्रैप में, एक कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। While the rich access cheap credit from banks to further increase their wealth, widening the income gap, और इसीलिए आज हम देखते हैं रिच पीपल आसानी से लोन ले रहे हैं और अपने खुद को एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट कर रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं, और एक गैप बनता चला जा रहा है। रिच और रिच होते चले जा रहे हैं, पुअर और पुअर होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंपेयर द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन विद इटालियन यूनिफिकेशन। अभी नॉर्मली हम आंसर लिखते हैं तो दोनों अलग अलग लिखते हैं, कभी आपसे जर्मन यूनिफिकेशन पूछ लिया जाता है तो कभी आपसे इटालियन यूनिफिकेशन पूछ लिया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है। इसमें पूछा गया है जर्मन यूनिफिकेशन को इटालियन यूनिफिकेशन से कंपेयर करिए, इसकी तुलना करिए, हाईलाइट अ मेजर सिमिलैरिटी एंड वन मेजर डिफरेंस इन देयर कॉम्पिटेंसी एंड लीडरशिप। तो सिमिलैरिटीज को बताना है और डिफरेंसेस को बताना है, किन किन मामलों में इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशंस में सिमिलैरिटीज हैं और कौन कौन से मामलों में ये एक दूसरे से डिफरेंट है। सिमिलैरिटी की बात पहले करते हैं। तो बोथ रिलाइड ऑन आर्किटेक्ट फिगर। एक तरफ जर्मनी में हम देखते थे कि ऑटोमॉन बिस्मार्क ने लीडरशिप की और जर्मनी को यूनिफाई किया। तो आर्किटेक्ट कौन माना जाएगा जर्मनी का? ऑटो वॉन बिस्मार्क। दूसरी तरफ काउंट कैबुअर, जिन्होंने इटली में आर्किटेक्ट का रोल प्ले किया और इटली को यूनिफाई करने में हेल्प किया। Who used diplomatic alliances and was to achieve their goals। अब काउंट कैबुअर ने अपने डिप्लोमेटिक अलायंसेस का यूज करके और इटली को यूनिफाई करने में मदद कराई। वहीं दूसरी तरफ ऑटो वॉन बिस्मार्क ने अपने डिप्लोमेटिक अलायंसेस का यूज किया तो जर्मनी यूनिफाइड हुआ। तो पहली ये सिमिलैरिटी आप लिखेंगे, बड़ी सिमिलैरिटी है, आंसर को बहुत अच्छा आप डिफेंड कर सकेंगे। दूसरी तरफ आप डिफरेंस जब लिख रहे होंगे तो जर्मन यूनिफिकेशन वाज लेड बाय द मिलिट्री एंड प्रशियन स्टेट पावर, है ना। एक पॉलिसी लिखी गई है यहां पर, ब्लड एंड आयरन, लॉ एंड रक्त की नीति। Whereas Italian unification involved a more popular grassroots revolutionary movement led by the Giuseppe Garibaldi and his red shirts। तो हम एक पॉइंट पर यहाँ डिफरेंस भी देखते हैं। वो डिफरेंस ये है कि एक तरफ जब हम जर्मनी की यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो ये प्योरली मिलिट्री के थ्रू जर्मनी को यूनिफाई करने की प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है कि जर्मन यूनिफिकेशन में प्रशिया ने अपनी मिलिट्री का यूज किया बाहरी कुछ मदद से, और डेनमार्क और फ्रांस और ऐसे 3 वॉर्स इन 7 इयर्स कॉन्टिन्यू लड़ने के बाद और जर्मनी को यूनिफाइड किया गया। जबकि इटली का यूनिफिकेशन प्योरली मिलिट्री मूवमेंट के थ्रू नहीं हुआ था, मिलिट्री का भी यूज किया गया। सार्डिनिया पिडमॉन्ट के रूलर ने अपनी मिलिट्री यूज की थी, लेकिन साथ साथ कुछ वॉलंटियर भी थे जिन्होंने रेवोल्यूशंस के थ्रू इटली को यूनिफाई करने में मदद की, जिसमें एक नाम आता है गैरीबाल्डी का। गैरीबाल्डी के फॉलोवर्स और उनके सपोर्टर्स रेड शर्ट्स कहलाते थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विद द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लैंड, व्हाई इज
intensive subsistence farming common in India? Explaining the demographic factor behind it. अब देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्राइसिस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है निर्वाह कृषि, जहां पर खेती करने का पर्पस कॉमर्शियल ना हो बल्कि सिर्फ किसी तरह परिवार का पालन पोषण करना हो। तो हम देखते हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि इंक्रीजिंग प्रेशर और लैंड, भूमि पर बढ़ते हुए दबाव की वजह से ऐसा क्यों आज कॉमन देखा जा रहा है इंडिया में कि लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज्यादा कर रहे हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इसलिए भी होती है जब लोगों के पास जमीनें बहुत कम हो, जब वो उतनी जमीनें उनके पास हो ही ना कि वो कॉमर्शियल पर्पस से फार्मिंग कर सके। तो आइए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक फैक्टर बिहाइंड दिस। डेमोग्राफिक फैक्टर जनसंख्या के आधार पर अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? तो इट इज डिराइवन बाय राइट ऑफ इनहेरिटेंस। आप देखते हैं कि जैसे एक कोई मनुष्य था, उसके पास पहले 50 बीघे जमीन थी। 50 बीघे जमीन थी तो इसका मतलब कि वो अकेले 50 बीघे का मालिक था, खूब सारी खेती करता था, तो वो हम कहेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग, है ना, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग। खूब सारा प्रोडक्शन करना, उसे मार्केट में बेचना। उसके 2 बेटे हुए तो जमीनें दोनों में बढ़ गई, तो वो 50 बीघे जमीन 25 हो गई। ये इनहेरिटेंस को दिखाता है, उत्तराधिकार को दिखाता है। फिर उनके भी 2 बेटे हुए तो 25 बीघे जमीन जो थी वो फिर 12 बीघे में डिवाइड हो गई, 12 एंड हाफ। तो इस तरह से जैसे जैसे ये जनरेशंस आगे बढ़ती जाएंगी, इनके प्लॉट के साइजेस कम होते चले जाएंगे, लेकिन फैमिली का दबाव उतना ही रहेगा। पहले एक फैमिली 50 बीघे पर डिपेंड थी, अब एक फैमिली आगे चलकर ऐसा होगा कि 2 बीघे 1 बीघे पर ही डिपेंड रह जाएगी, आगे और कम हो जाएगा। तो यही कहा गया, ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस से आता है। तो एज लैंड इज डिवाइडेड अमंग सक्सेसिव जनरेशंस, द साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग्स बिकम्स टू स्मॉल टू बी इकोनॉमिकली वायबल। जैसे जैसे परिवार आगे बढ़ता है, लैंड के साइजेस छोटे होते जाते हैं। लैंड के साइज छोटे होने का मतलब यह है कि परिवार की जिस जमीन पर निर्भरता है वो जमीन उसके पास कम होती जाती है। Farmers are forced to extract maximum output from a tiny plot of land using high doses of biochemical inputs and irrigation to support their family. अब इस छोटी सी जमीन पर खूब सारा प्रोडक्शन करने के लिए फार्मर्स हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स यूज करते हैं, इरिगेशन सपोर्ट करते हैं, जिससे फैमिलीज को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट आते हैं, डेमोक्रेसी इज ऑफन स्लोअर एंड लेस एफिशिएंट देन डिक्टेटरशिप इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाई देन इज स्टिल कंसिडर्ड अ सुपीरियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी कम करने में और प्रॉस्पेरिटी लाने में डिक्टेटरशिप ज्यादा सक्सेस है या डेमोक्रेसी ज्यादा सक्सेस है? तो हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो ये प्रूव कर देते हैं कि डिक्टेटरशिप इज मोर सक्सेस देन डेमोक्रेसी इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी। तो हम देखते हैं कि इससे एक पैराग्राफ केस स्टडी में इस बार के सैंपल पेपर में भी आया है। इसमें पूछा गया था, एक आपको केस दिया गया था जिसमें प्रूव किया गया था कि पिछले कुछ सालों में ये रिपोर्ट आई है कि जो डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज है वहां पर कैपिटा इनकम और पॉवर्टी जैसी चीजें बहुत अच्छी हैं, मतलब पॉवर्टी बहुत कम है और पर कैपिटा इनकम अच्छी है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है। जबकि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने में उतना सक्सेस नहीं हो पाई है, इतना डिक्टेटरशिप हुई है। उसके बाद भी हम डेमोक्रेसी को सुपीरियर गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हर चीज पैसा नहीं होता। हमारे पास पर कैपिटा इनकम भले ही कम है, लेकिन हमारे पास वो नेसेसरी राइट्स हैं जो हमको एक हैप्पी लाइफ एंजॉय करने में मदद करते हैं, और वो सिर्फ हमें डेमोक्रेसी में मिल सकते हैं। तो यही चीजें हम आंसर में फ्रेम करते हुए लिखेंगे कि एफिशिएंसी इज नॉट द ओनली यार्डस्टिक, है ना। डेमोक्रेसी इज सुपीरियर बिकॉज लेजिटिमेसी, है ना। लेजिटिमेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट होने का मतलब क्या है? वैधानिक है, लोग उसे मानते हैं, स्वीकार करते हैं। इट इज द पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ये लोगों की अपनी गवर्नमेंट है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी डेमोक्रेसी मोनार्की और डिक्टेटरशिप से कहीं अच्छी है। इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू नेगोशिएट डिफरेंसेस पीसफुली, किसी मामले को शांतिपूर्वक निपटाने में डेमोक्रेसी
दूसरे किसी भी गवर्नमेंट से अच्छी है। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो डिक्टेटरशिप और मोनार्की में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई जवाबदेही नहीं होती, बट इट अलाउज फॉर द करेक्टिव mechanism where the government can be changed if it fails the people, a feature missing in dictatorship। तो अगर लोगों को संतुष्ट करने में डेमोक्रेसी में कोई गवर्नमेंट फेल होती है तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा डिक्टेटरशिप में नहीं होता। दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द मोस्ट अकाउंटेबल एंड सुपीरियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जबकि वो इकोनॉमिक पर्पज से उतनी सक्सेस नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Why is double coincidence of bonds considering the biggest hurdle in the barter system? How does money solve this as an intermediate? हम देखते हैं पहले हमारी सोसाइटी में मनी का प्रचलन नहीं था, कोई करेंसी नहीं होती थी, उस टाइम में बार्टर सिस्टम यूज होता था। बार्टर सिस्टम का सेंस होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। इट मींस एक मनुष्य दूसरे को कोई वस्तु देता था, बदले में उससे कोई दूसरी वस्तु लेता था, वस्तु के बदले वस्तु, है ना। तो यहां पर वस्तु के बदले वस्तु तभी बदली जा सकती है जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो। इट मींस मान लिया कि मैं बाजार गया हूं और मुझे गेहूं खरीदना है और सामने वाले मार्केट में मैं गेहूं खरीदने के लिए घूम रहा हूं और मैं लेके गया हूं अपने साथ बहुत सारा चावल, कि चावल दे दूंगा, गेहूं खरीद लूंगा। अब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स तब क्रिएट होगा जब कोई ऐसा दुकानदार मिल जाए जो अपना गेहूं बेचने को तैयार हो, साथ साथ बदले में चावल उसकी जरूरत हो कि उसे चावल खरीदना हो। और ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड बहुत रेयरली क्रिएट होता है, जहां आप जो बेचना चाहते हैं सामने वाला वही खरीदना चाहता हो और जो वो बेचना चाहता हो वो आप खरीदना चाहते हो। इस प्रॉब्लम को बार्टर सिस्टम में कैसे सॉल्व किया गया? मनी के थ्रू सॉल्व किया गया। इसी को यहां देखेंगे तो इन बार्टर both parties must simultaneously need exactly what the other has to offer, है ना। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ दोनों पार्टीज, एक खरीददार एक बेचने वाला, वो दोनों पार्टीज साइमल्टेनियसली इस बात को एग्री करें कि जो हम एक दूसरे को एक्सचेंज करना चाहते हैं वो एक दूसरे की जरूरत है। लाइक वीवर नीडिंग शूज एंड द शू मेकर नीडिंग क्लॉथ, है ना। एक एग्जाम्पल भी ऐड किया गया कि जो वीवर है उसको जूते खरीदने हैं और जूते बेचने वाले को कपड़े खरीदने हैं, तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड है। लेकिन ऐसा रेयर है, बहुत कम ही होगा। तो दिस इज रेयर एंड टाइम कंज्यूमिंग। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जब से मनी को लॉन्च किया गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तरह से, विनिमय की एक प्रणाली के रूप में, तब से हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड से बाहर निकल आए हैं। आज सामने हम दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं, हम उसे सिंपली मनी दे देते हैं, मनी के बदले में वो जो उसकी जरूरत हो खरीद सकता है। या आप कोई सामान बेच रहे हैं तो आप बदले में मनी लेते हैं और उस मनी से अपनी जरूरत की कोई भी चीज खरीद लेते हैं। तो यहाँ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की कोई जरूरत नहीं होती, तो इसीलिए कहा गया मनी एक्ट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ दिस कोइंसिडेंस बाय प्रोवाइडिंग अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यू दैट कैन बी यूज्ड टू बाय एनीथिंग एट एनी टाइम। ओके, so now come to next question. Mining is often called a killer industry. Justify this statement considering both health and environmental impacts. Mining and quarrying, mining और quarrying ये किलर इंडस्ट्री मानी जाती हैं। किलर इंडस्ट्री होने का मतलब क्या है? देखिए दो वर्ड हैं, एक है माइनिंग, एक क्वेरिंग। क्वेरिंग एंड माइनिंग का दोनों का प्रोसेस सेम है ना। जमीन में खुदाई करके और खाने बना के उसके बाद में उसमें से कोई पदार्थ को बाहर निकालना पृथ्वी के अंदर से। लेकिन क्वेरिंग हमेशा नॉन मेटल्स की होती है और माइनिंग मेटल्स में की जाती है, तो ये एक डिफरेंस याद रखिएगा। सो माइनिंग को अक्सर किलर इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है, इसको आपको जस्टिफाई करना है और ध्यान रखना है कि हेल्थ और एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स को फोकस करते हुए जस्टिफाई करिए। आंसर लिखते टाइम में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से फोकस करते हुए लिखना चाहिए। सो हेल्थ की बात करते हैं। माइनर्स फेस कांस्टेंट रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, फायर्स एंड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, है ना, जैसे कहते हैं सिलिकोसिस, है ना। तो यहां पर जो माइनर्स हैं, जो जिन मजदूरों को लगाया जाता है माइनिंग करने के लिए, उनको अक्सर कांस्टेंट रिस्क होता है। जैसे कभी माइन की छत गिर जाती है तो बेचारे मर जाते हैं, आग लग जाती है, या अंदर ऐसी जहरीली गैसें निकलती हैं जिसकी वजह से उन्हें रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो जाते हैं, जैसे सिलिकोसिस जैसी डिजीजेस हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं ड्यू टू इनहेलिंग डस्ट, बहुत सारा धूल मिट्टी डस्ट गैसेस, है ना।
एनवायरमेंट को देखें तो माइनिंग लीड्स टू लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग करने के लिए बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू एसिड माइन ड्रेनेज एंड द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड विच बिकम्स यूनिट फॉर एग्रीकल्चर, तो लैंड डिग्रेडेशन, भूनिम्नीकरण होता है क्योंकि माइनिंग करके लोग ऐसे छोड़ देते हैं, बाद में उसे पानी वानी भरता है, खूब सारा पोल्यूशन होता है। दूसरी तरफ माइनिंग करने की वजह से बहुत सारे पोल्यूटेंट्स भी कभी कभार निकलते हैं, जैसे एसिड माइनिंग, माइन ड्रेनेज, कभी कभार ऐसा होता है कि वाटर उससे पोल्यूटेड हो जाता है, एसिड मिल जाता है उसमें। नेक्स्ट आता है हाउ हैज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी रेवोल्यूशन एक्ट एज द कैटलिस्ट फॉर ग्लोबलाइजेशन। आप देखते ना कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में क्यों लगाया जाता है, ये साइंस का एक पार्ट है, आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे कि कैटलिस्ट का यूज किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, है ना, या उसे कंट्रोल करने के लिए। तो यहां पे यही पूछा गया कि हाउ हैज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी रेवोल्यूशन एक्ट एज द कैटलिस्ट फॉर ग्लोबलाइजेशन, कि आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में किस तरह कैटलिस्ट की तरह काम कर रही है। तो आप जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आज हमारे पास फोन है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, बहुत सारी चीजें हैं। आज हम दूर दराज अमेरिका, कनाडा कहीं बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से मिनटों में, सेकंडों में कनेक्ट हो सकते हैं, उससे अपनी बातें बोल सकते हैं, उसकी बातें सुन सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं अपने आइडियाज। सो इट हैज रेड्यूस्ड द टायरनी ऑफ डिस्टेंस, दूरी से जो भी समस्याएं होती थी आईटी सेक्टर ने उसे सॉल्व कर दिया है। इट अलाउ फॉर द इंस्टैंटेनियस ट्रांसफर ऑफ डेटा, enabling a company in London to get its accounting done in Delhi outsourcing. So high speed internet and satellite communication have integrated global markets, allowing services to be traded just as easily as physical goods. आज जैसे हम फिजिकल गुड्स को बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ऐसे ही सर्विसेज को भी कर सकते हैं ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Now, the formal sector of credit needs to expand significantly in rural India to save the poor from the debt trap. Discuss the role of the RBI and self-help group in achieving financial inclusion. अगर हम बात करें तो आज रूरल इकोनॉमी को और डेवलप करने के लिए, पुअर पीपल को और एम्पावर्ड करने के लिए फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट को और ज्यादा एक्सपैंड करने की जरूरत है, जिससे गरीबों को भी आसानी से कोलैटरल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, डॉक्यूमेंटेशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करके और फॉर्मल क्रेडिट प्रोवाइड कराया जा सके, जिससे वो भी खुद को डेवलप कर सके। यहां पर आपको इसका आंसर लिखते टाइम में ध्यान रखना है कि आरबीआई, एसएचजी, इन चीजों को ऐड करिए। तो आइए देखते हैं मॉडल आंसर। चैलेंज क्या है कि द रूरल पीपल ऑफन लैक कोलैटरल, उनके पास कोलैटरल नहीं होता, एंड डॉक्यूमेंट्स भी बहुत कम होते हैं। फोर्सिंग देम टुवर्ड्स इनफॉर्मल मनी लेंडर, तो ये अनौपचारिक रूप से जो उधार देने वाले लोग हैं, जैसे गांव में कोई किसान है, बड़ा किसान है, उधार देता है या अपने रिश्तेदारों से ले लेते हैं, who charge exorbitant interest rate leading to debt trap, जो इनसे बहुत भारी भरकम इंटरेस्ट वसूलते हैं और ये कर्ज के चक्र में फंस जाते हैं। अब रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई इसको कैसे हैंडल कर सकता है, क्या हेल्प कर सकता है? द आरबीआई मस्ट इंश्योर दैट बैंक्स लेंड not just to big businessmen but also to small cultivators. It monitors the cash balance and interest rates and of the formal institutions to protect borrowers. आरबीआई को बैंक्स के काम में थोड़ा इंटरफेयर करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि जो बैंक क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही ना दें, साथ साथ छोटे किसानों को भी क्रेडिट प्रोवाइड करें, जिससे कि इन किसानों की डिपेंडेंसी फॉर्मल सेक्टर पर बढ़े और इनफॉर्मल सेक्टर पर कम हो जाए। एसएचजी का क्या रोल है? तो कल वाले लेक्चर में मैंने प्रीवियस लेक्चर में सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिस्कस किया था। एसएचजी एक्ट एज ब्रिज, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, किसके बीच में? बोरोवर के और बैंक के बीच में एक मीडियम का काम कर रहा है। बाय पूलिंग स्मॉल सेविंग्स दे प्रोवाइड क्रेडिट विदाउट कोलैटरल, छोटी छोटी सेविंग्स करके एसएचजी में लोग कोलैटरल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। This empowers women and builds credit worthiness for future bank loans, और इससे महिलाओं को सशक्तिकरण मिला है और आज ये लोन बहुत आसानी से प्राप्त कर सकती हैं, इजी वे में प्राप्त कर सकते हैं, विदाउट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी इनको नहीं देना पड़ता। कंक्लूजन क्या आता है कि एक्सपैंडिंग फॉर्मल क्रेडिट इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक नेसेसिटी बट अ सोशल वन टू इंश्योर दैट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट डू नॉट बिकम अ टूल फॉर एक्सप्लॉयटेशन, है ना।
आज फॉर्मल क्रेडिट को बढ़ाना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है, आर्थिक आवश्यकता ही नहीं है, साथ साथ ये सामाजिक आवश्यकता भी है। क्यों? क्योंकि टर्म्स ऑफ क्रेडिट को इस तरह यूज नहीं किया जाना चाहिए कि वह एक्सप्लॉयटेशन का एक टूल बन जाए कि सिर्फ अमीरों को ही लोन मिलेगा, फॉर्मल गरीबों को नहीं मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज बीन अ मिक्स्ड ब्लेसिंग फॉर द इंडियन इकोनॉमी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय एनालाइजिंग इट्स इंपैक्ट ऑन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, कंज्यूमर्स, एमएनसी एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स। अब पूछा गया कि ग्लोबलाइजेशन एक मिक्स्ड ब्लेसिंग है। मिक्स्ड ब्लेसिंग मतलब मिला जुला एक वरदान है फॉर द इंडियन इकोनॉमी। अब इसको जस्टिफाई करना है, ध्यान रखना है, कंज्यूमर, स्टेक होल्डर, एमएनसी, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स, इन सबको यहां पर इंक्लूड करना है। आइए वन बाय वन बात करते हैं। कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर मतलब होता है उपभोक्ता, कंज्यूम करने वाला, जिस चीज को बनाया गया है उसको यूज कौन कर रहा है। हाई इनकम अर्बन कंज्यूमर हैव गेन्ड, दे हैव वाइडर वैरायटी ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक कार्स एट लोअर प्राइसेस। तो कंज्यूमर्स में किनको ज्यादा फायदा मिला है? तो जो हाई इनकम अर्बन कंज्यूमर हैं, जो शहरों में रहने वाले उच्च आय वाले उपभोक्ता हैं, उनको इससे ज्यादा फायदा मिलता है। उनके पास हाई वैरायटी ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स हैं, लोअर प्राइसेस में खरीद लेते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। दूसरी तरफ है एमएनसीज एंड लार्ज इंडियन कंपनीज, तो इन्हें इसकी क्या ब्लेसिंग्स मिली है? फर्म लाइक टाटा मोटर्स एंड इन्फोसिस हैव एक्सपैंडेड ग्लोबली। पहले टाटा की गाड़ियां सिर्फ भारत में बिकती थी, आज विश्व में बिकती हैं। इन्फोसिस का भी यही हाल है। बेनिफिटिंग फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड न्यू टेक्नोलॉजी, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज के इन्वेस्टमेंट की वजह से आज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हर एक कंट्री को मिलता है, इससे उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स को इसका क्या फायदा मिला है? नहीं मिला है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे बैटरी, टॉयज, प्लास्टिक हैव फेस सीवियर कंपटीशन फ्रॉम चीप इंपोर्ट्स, लीडिंग मैनी टू शट डाउन एंड कॉजिंग जॉब लॉसेस। तो आप देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कल भी ऐड किया था, ये पार्ट, कि ये उनके लिए बून नहीं देन है। स्मॉल इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल बिजनेसमैन इससे बहुत परेशान है, हैवी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। तो या तो बहुत सारे बंद हो जा रहे हैं, या तो बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लेबरर्स को क्या फायदा है? टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, कंपनीज ऑफन हायर वर्कर्स ऑन अ टेम्परेरी और फ्लेक्सिबल बेसिस, लीडिंग टू जॉब इनसिक्योरिटी। आज कंपटीशन में लगातार बने रहने के लिए जो भी एमएनसीज हैं, वो वर्कर्स को टेम्परेरी बेसिस पर काम पर रखती हैं, जिससे जॉब सिक्योरिटी कम हो जाती है, जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। हम आज देखते हैं कि बहुत सारा आउटसोर्सिंग का काम ज्यादा चल रहा है। अब गवर्नमेंट भी सीख रही है आउटसोर्सिंग के लिए, बहुत सारी वैकेंसीज आउटसोर्सिंग हो रही हैं। दूसरी तरफ कंक्लूजन इसका आता है कि टू मेक ग्लोबलाइजेशन फेयरर, द गवर्नमेंट मस्ट इंप्लीमेंट लेबर लॉज स्ट्रिक्टली एंड सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स अंटिल दे आर स्ट्रांग इनफ टू compete ग्लोबली। तो ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जो लेबर एक्ट बनाए गए हैं, लेबर लॉज बनाए गए हैं, लेबरर्स के सुरक्षा के लिए, उनके शोषण को रोकने के लिए उन्हें स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहिए। साथ साथ स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे वो ग्लोबली कंपीट कर सकें, प्रतिस्पर्धा कर सकें। नाउ अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन पर। तो वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। बहुत फेमस स्टेटमेंट है। इन लाइट ऑफ दिस एक्सप्लेन व्हाई द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज एसेंशियल, प्रोवाइड एग्जांपल्स हाउ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन एक्ट एज अ चेक ऑन फ्यूचर ग्रोथ। तो पूछा गया है, एक स्टेटमेंट कहा गया है कि हमने ये जो दुनिया है ये अपने पूर्वजों से नहीं प्राप्त की, फोरफादर्स मतलब पूर्वज, बल्कि ये हमने अपने आने वाले फ्यूचर में बच्चों से उधार ले रखी है, हमें उन्हें वापस करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को ध्यान में रखते हुए, और इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है, एलोबरेट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट मस्ट बी इंटर जनरेशनल, meaning it meets current needs without compromising the ability of future generation to meet theirs. It means हम अगर विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम आज जिन भी संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, वो संसाधन इतनी तेजी से न खत्म हो कि भविष्य में आने वाले पीढ़ियों को या उन जनरेशन को उन संसाधनों का प्रयोग करने को न मिले। चेक्स एंड ग्रोथ की बात करते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आज जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन।
हम इतना एक्सेस वाटर यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में, फैक्ट्रीज में, घरों में, डोमेस्टिक में, कि आज वाटर टेबल बहुत तेजी से डिप्लीट हो रही है। तो ओवर यूज इन द ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट जैसे पंजाब हरियाणा मींस फ्यूचर एग्रीकल्चर में फेस अ टोटल वाटर कोलैप्स। पंजाब को लेकर तो मैं बता सकता हूं कि आने वाले टाइम में पंजाब की हालत बहुत खराब हो जाएगी। रीजन ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा ने उठाया, नो डाउट। आज वहां किसान बहुत ही अमीर हैं, लेकिन साथ साथ उनकी आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो आज क्यों इतना किसान आंदोलन करते हैं? क्योंकि उनको एमएसपी बढ़वाना रहता है। एमएसपी क्यों बढ़ाई जा रही है बार बार? हम जानते हैं एफसीआई हमारे पास अब सेल्फ सफिशिएंट फूड कंट्रोल कर रही है। हम एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री हैं, आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। खाद्यान्न के मामले में आज हमको खाना किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरी कंट्री से। उसके बाद भी हम किसानों को लगातार इनकरेज क्यों कर रहे हैं जब बहुत सारा वेस्ट हो रहा है अनाज? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंजाब जैसे राज्य, हरियाणा जैसे राज्य सरकार पर भारी दबाव बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी किसानों की कॉस्ट प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है। स्टार्टिंग में उन्होंने जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना स्टार्ट किया, हैवी इरिगेशन का यूज करना स्टार्ट किया, एचवाईवी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज करना स्टार्ट किया, इससे क्या हुआ कि सॉइल का डोज कॉन्टिन्यूसली बढ़ता चला गया। आज अगर सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने वाला कोई स्टेट है तो वो पंजाब है। तो जब आप केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करेंगे, इरिगेशन का ज्यादा यूज करेंगे, तो